Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो अगेन ट्यूबरक्लोसिस Q&A है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस Q&A क्यों आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि कुछ कमेंट्स सिमिलर होते हैं और दूसरी चीज़ मेरे साथ ये होती है कि जितना मैं अच्छे से वीडियो में बोल के एक्सप्लेन कर पाती हूँ उतना मैं कमेंट्स में नहीं लिख पाती हूँ। तो कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कमेंट में रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत लंबा लिखना पड़ता है। तो वीडियो में अगर मैं बताती हूँ तो वो अच्छी तरीके से समझ में आता है। So if you're new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain and spine TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit the subscribe button and let's get started with the video. फर्स्ट क्वेश्चन है, दी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड प्लीज़ रिप्लाई कि चक्कर कब तक रहता है? 1 ईयर हो जाएगा मेरा हस्बैंड को ट्रीटमेंट लेते लेते, बट अभी इंजेक्शन कंप्लीट हुए हैं लेकिन चक्कर बंद नहीं हुए। सर में थोड़ी घुमारी हो जाता है स्टेयर्स पे चढ़ने उतरने में। प्लीज़ रिप्लाई। तो चक्कर आते हैं और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 4-5 कमेंट्स ऐसा चक्कर के बारे में ही आया हुआ था। डिजीनेस होता है, तो डिजीनेस होने के बहुत कारण हो सकते हैं। एक तो आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, आपकी बॉडी वीक है, तो आपको वीकनेस की वजह से भी चक्कर आता है। मुझे बहुत टाइम तक चक्कर आता था, अभी थोड़ा कम हुआ है। तो एक आपको वीकनेस की वजह से चक्कर आता है और दूसरा अगर आपका कभी बीपी लो होता है तो टीबी पेशेंट्स को टाइम टू टाइम बीपी भी चेक करना चाहिए, ब्लड प्रेशर भी। कभी ब्लड प्रेशर लो होता है तो भी चक्कर आता है। अगर आपका आयरन जो है, हेमोग्लोबिन कम हो गया है बॉडी में, ब्लड में हेमोग्लोबिन कम हो गया है तो भी चक्कर आता है। तो चक्कर आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर नॉर्मली थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा है तो हो सकता है कि वो वीकनेस की वजह से आ रहा हो, लेकिन अगर चक्कर डेली आ रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखा के ब्लड टेस्ट वगैरह करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन कम हो गया हो या फिर कुछ और रीज़न हो। तो अगर डेली चक्कर आता है तो आपको डॉक्टर को दिखा के टेस्ट करा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो दी, टीबी ठीक होने के बाद क्या पहले जैसे ही लाइफ हो जाते हैं, मतलब बिफोर टीबी जैसे थे? तो टीबी ठीक होने के बाद कुछ हद तक लाइफ नॉर्मल हो जाती है। आप अपना रेगुलर काम कर सकते हो, आप जॉब में जा सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्कूल कॉलेज जा सकते हो। तो लाइफ थोड़ा सा नॉर्मल हो सकता है, लेकिन कम्प्लीटली 100% पहले जैसा होने में टाइम लगता है। क्योंकि मेरा टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होकर सिर्फ 1 मंथ हुआ है और ऐसा नहीं होता है कि आपने आज ट्रीटमेंट ख़त्म किया तो कल से आप दौड़ने भागने लग जाओगे, सब कुछ 100% पहले जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है लेकिन फिर भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है। अब मुझे बेटर होने में, पहले जैसे होने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो हाँ, कुछ हद तक लाइफ नॉर्मल होती है लेकिन कम्प्लीटली पहले जैसे होने में टाइम लगता है। टीबी ट्रीटमेंट के बाद हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। हमें बाहर अगर हम जा रहे हैं तो हमें मास्क पहन के ही जाना चाहिए, क्योंकि टीबी के टाइम में जो हमारी इम्यूनिटी लो हुई है वो अभी तक हमारी इम्यूनिटी लो ही है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आज आपका टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया और कल से आपका इम्यूनिटी एकदम बूस्ट हो गया और आप बहुत हेल्दी हो गए। ऐसा नहीं होता है, रिकवर होने के लिए टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टर आपको हेड पेन में कौन सी मेडिसिन लेते हो? बिकॉज़ मेरा एक ब्रेन टीबी पेशेंट फ्रेंड है, उनका ट्रीटमेंट बहुत साल पहले ही ख़त्म हुआ था, लेकिन उनको हेड पेन, हेडेक होता है। हॉस्पिटल में कोई मेडिसिन नहीं दिया। तो जब भी मुझे हेडेक होता था, पहले मुझे डोलो टैबलेट दिया हुआ था कि जब भी हेडेक होता है डोलो टैबलेट लो। उसके बाद मुझे माइग्रेन भी है, तो जब भी मुझे हेडेक होता है मैं नेक्सडम टैबलेट लेती हूँ। बीच में मैंने माइग्रेन की टैबलेट जो है वो भी रेगुलर लिया था 1 महीने के लिए। तो ये डोलो, नेक्सडम या फिर कोई भी टैबलेट मैं यहाँ से आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको दवाई वही लेनी चाहिए जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। तो आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, तो मैं यहाँ पे कोई भी दवाई आपको हेडेक के लिए सजेस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आपका ट्रीटमेंट पहले ही ख़त्म हो चुका है, 1-1.5 साल पहले ख़त्म हो चुका है, तो हो सकता है कि ये आपको जो हेडेक हो रहा है वो ब्रेन टीबी की वजह से ना हो, आपको माइग्रेन की वजह से हो सकता है, आपको टेंशन हेडेक हो सकता है, बहुत सारी रीज़न से हेडेक होता है। तो एक बार आप जनरल फिजिशियन को या फिर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो वो आपके हेडेक को देख के आपको मेडिसिन दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती जी क्या टीबी ड्रग्स की वजह से आपको स्टमक में हैवीनेस रहता था क्या? तो जब मेरा टीबी ट्रीटमेंट चल रहा था तो मुझे एसिडिटी बहुत ज़्यादा होता था, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होता था, तो थोड़ा भी खाना खाओ तो पेट बहुत भारी भारी सा लगता था। Okay, next question is, does your doctor still call you for follow-up? Yes, I have to go for follow-up after 6 months. If something happens, pain and all, then I can go anytime. Otherwise, I have to go after 6 months.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी टीबी की दवाई खाते समय हमें कितना पानी पीना चाहिए अप्रॉक्स? तो जब आप दवाई खाने की बात कर रहे हैं तो आप उतना ही पानी लीजिए जितना आपको दवाई अंदर लेने के लिए, गले से अंदर लेने के लिए सफिशेंट हो। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उतना मेरे साथ ये हुआ है कि जब मैं टीबी की दवाई खाते ही 1 ग्लास फुल पानी खाती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी खाती हूँ, तो मुझे नौजिया होने लगता है। तो मैं उतना ही दवाई के टाइम में उतना ही पानी लेती हूँ जितना वो दवाई आपके मुँह के गले के अंदर जाने के लिए सफिशिएंट हो। और उसके बाद जो है आपको दिन में 3 लीटर एटलीस्ट पानी पीना चाहिए। आप 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय मैम, मुझे स्पाइन टीबी 11 मंथ हो चुका है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरा एक पैर अभी मूवमेंट नहीं कर पाता है और मैं वॉकर के साथ ही चल पाती हूँ, क्या मुझे चलने के लिए पैर की थेरेपी करानी चाहिए? हाँ, आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा होता है उन लोगों के लिए जिनको चलने में तकलीफ़ है या फिर पैरों में दर्द वगैरह ज़्यादा होता है। मेरा भी स्टार्टिंग में जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था मैं नहीं चल पाती थी, तो मैंने फिजियोथेरेपी कराई थी। और बाकी बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिनको फिजियोथेरेपी के बाद एक्चुअली में अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप फिजियोथेरेपी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास में कोई फिजियोथेरेपी क्लिनिक है तो वहाँ से कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल से कर सकते हैं। तो हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम दवाई 1 मंथ के बाद बॉडी में इचिंग हो रहा है, क्यों बॉडी में इचिंग होता है? मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। मुझे 3 साल टीबी का ट्रीटमेंट चला और टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट होते ही मेरी बॉडी में इचिंग, रैशेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे। अभी मेरा टीबी का ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ लेकिन इचिंग और रैशेस मुझे अभी तक है, जिसके लिए मैं मेडिसिन लेती हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको इचिंग है तो आप अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रखिए। उसमें आप एलोवेरा जेल जो होता है उसको आप फ्रिज में रखें या फिर ठंडी जगह पे रखें। थोड़ा सा ठंडा सा एलोवेरा जेल जहाँ पे आपका ईचिंग होता है वहाँ पे आप लगाते हो तो आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, क्योंकि जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा तब तक आपको साइड इफ़ेक्ट्स तो होगा ही। लेकिन एलोवेरा जेल से ईचिंग में जो है टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलता है। तो जब भी आपको ईचिंग हो आप वहाँ पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। और अगर ईचिंग बहुत ज़्यादा हो, आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, वो आपको दवाई देंगे। क्योंकि पूरे ट्रीटमेंट के टाइम में मैंने स्किन ईचिंग की बहुत अलग से मैंने दवाई ली थी, क्योंकि मेरे से नहीं सहन हो रहा था, रात भर दिन भर ईचिंग हो रहा था। तो अगर बहुत ज़्यादा ईचिंग हो तो आप डॉक्टर को दिखा के दवाई खा सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत ईचिंग होता है, कभी कभी ईचिंग होता है, तो एलोवेरा जेल को ठंडा करके जहाँ पे आपका ईचिंग हो रहा है वहाँ पे लगाएंगे तो टेम्परेरी आपको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद का क्वेश्चन है, मैम आई एम 18 years old, आई एम सफरिंग फ्रॉम MDR TB, आई हैव completed 8 month बट माई वेट इज़ नॉट इंक्रीजिंग। 18 महीने हो गए हैं ट्रीटमेंट को और वेट नहीं बढ़ रहा है। तो अब तक वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए, आप वेट चेक करते रहिए, थोड़ा थोड़ा 1-2 kg तो बढ़ना चाहिए। और अगर वेट बढ़ ही नहीं रहा है तो आपको अपने डाइट में ऐसे फूड आइटम्स इंक्लूड करना है जो आपको वेट बढ़ाए। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है वेट गेन फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस करके, 2 वीडियोज़ है। पहले 1 साल पहले भी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, मैंने 10 kgs कैसे गेन किया, और दूसरा वीडियो अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया है। तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वेट गेन वाला वीडियो देख सकते हैं। होप इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी प्लीज़ रिप्लाई कि क्या आपको भी टीबी की वजह से माइंड में गांठें हुई थी, ब्रेन में गांठें, और हुई थी तो कब तक ठीक हो गई थी? एंड चक्कर कब तक आते हैं, विजन प्रॉब्लम भी होता है और कब तक रहता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि कब तक चक्कर आता है, कब तक विजन प्रॉब्लम रहता है, कब तक वेट गेन होता है, कब तक ठीक होता है। तो ये तो डॉक्टर भी नहीं बताते हैं कि कब तक आपका प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि विजन प्रॉब्लम जो आपको हो रहा है वो आपकी मेडिसिन की वजह से हो रहा है। इथाम्ब्यूटोल टैबलेट की साइड इफ़ेक्ट से आपको आँखों में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको आँखों में कुछ भी प्रॉब्लम है, धुंधला दिखना, विजन प्रॉब्लम कुछ भी है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आई का टेस्ट कराना चाहिए। ये मैंने बार बार अपने हर वीडियो में बोला है कि अगर आप लोगों को आई में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको केयरलेस मत करिए, डॉक्टर को दिखा के आई का टेस्ट कराइए। क्योंकि मेरा भी विजन प्रॉब्लम था और जब मैंने आई का टेस्ट कराया तो आई स्पेशलिस्ट ने मुझे बोला कि मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है वो टैबलेट की वजह से। तो मेरा टैबलेट बंद कर दिया और उसके बदले में मुझे दूसरा टैबलेट दे दिया।
गया। अब जो दूसरे कुछ पेशेंट्स हैं उनको भी आई का प्रॉब्लम हुआ था, उन्होंने भी आई का चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उनका मेडिसिन जो आई को अफेक्ट कर रहा था उसको डोज कम कर दिया। तो अगर आपके आई टेस्ट में कुछ दिखता है कि आई का जो है आपका बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो या तो आपके मेडिसिन की डोज कम कर देते हैं या फिर मेडिसिन चेंज कर देते हैं। तो आई प्रॉब्लम को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपको डॉक्टर को इमीडिएटली दिखा के आपका आई चेकअप कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो चक्कर वाला है, चक्कर का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आंसर किया है, तो आप वो वाला पार्ट देख सकते हैं चक्कर आने के लिए। और जो ट्यूबरक्लोमा है वो धीरे धीरे ठीक होगा। मेरा ट्रीटमेंट 3 साल में ठीक हुआ है, तो 3 साल लगे मुझे वो ठीक होने के लिए। तो जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा तब तक एकदम से ठीक नहीं होता है, जब आपका पूरी तरीके से ठीक होता तभी आपका मेडिसिन बंद होता है, वो धीरे धीरे ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम फर्स्ट लाइन ड्रग्स कैसे और कब खाना है और कौन सा टेस्ट करवाने होते हैं आफ्टर 1 मंथ ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथैम्ब्यूटोल, पायराज़ोनामाइड जो था, मैं रिफाम्पिसिन लेती थी बिफोर ब्रेकफास्ट, 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट, और जितने भी मेडिसिन दूसरे हैं वो मैं लेती थी आफ्टर ब्रेकफास्ट, 30 मिनट्स और 1 आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो आपके डॉक्टर ने बताया होगा आपको खाना खाने से पहले लेना है या खाना खाने के बाद लेना है, लेकिन अगर खाना खाने के बाद आपको मेडिसिन लेना है तो एटलीस्ट खाना खाने के बाद 30 मिनट्स का गैप रख के ही आप मेडिसिन लीजिए। खाना खाते ही तुरंत मेडिसिन मत लीजिए, और खाना खाने के पहले अगर आपको मेडिसिन लेना है तो वो भी आप खाना खाने से 30 मिनट्स पहले लीजिए, क्योंकि किसी किसी को कंबाइंड टैबलेट, एक ही टैबलेट में 3-4 दवाइयाँ होती है तो उनको अलग से बोला होता है ऐसे ऐसे लेने के लिए। और दूसरी चीज़, जब आप मेडिसिन खाते हैं तो आपको एक फ़िक्स टाइम करना है। अगर आप सुबह के 10 बजे मेडिसिन खा रहे हैं तो 10 से 11 के बीच में खाइए, कभी 10 बजे, कभी दिन के 2 बजे, कभी शाम के 4 बजे, ऐसा नहीं करना है। अगर आप 10 बजे खा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि 10 से 11 के बीच में ही खाएं। कभी कभी आप ट्रैवल करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, नहीं हो पाता है तो 1-2 दिन लेट चलेगा, लेकिन डेली टाइम चेंज मत करिए, एक ही टाइम रखिए। और 1 महीने बाद कौन कौन से टेस्ट होंगे वो आप जब कंसल्टेशन के लिए जाएंगे डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए तो वही बता देंगे। मेरा टेस्ट होता था एवरी मंथ LFT, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, CBC, उसके बाद अगर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है तो उसके टेस्ट होते थे। तो एवरी मंथ मेरे यही टेस्ट हुए थे, LFT, KFT, CBC। तो अगर कोई TB पेशेंट है तो उनको मंथ में 1 बार या फिर 2 मंथ में 1 बार तो LFT, KFT ज़रूर कराना चाहिए, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो आप 1 महीने के बाद में डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए जाएंगे तो वो खुद ही आपको नेसेसरी टेस्ट दे देंगे। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है ये, दी आपने गवर्नमेंट से लिया है दवाई, प्लीज़ मुझे बताइए। मैंने प्राइवेट से दवाई लिया है, मैंने 2.5 ईयर प्राइवेट से दवाई लिया, फिर मैंने गवर्नमेंट में रजिस्टर किया, लेकिन मुझे दवाई सिर्फ 1 महीने का मिला, वहाँ पे शॉर्टेज था मेडिसिन का, तो फिर मैंने प्राइवेट से ही लिया। तो मैंने ट्रीटमेंट और दवाई दोनों प्राइवेट से लिया है। और दूसरा क्वेश्चन है, आपने किस हॉस्पिटल से इलाज करवाया है प्लीज़। तो मैंने अपना इलाज करवाया है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर में। ये बैंगलोर में वन ऑफ द फेमस हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इवन नॉर्थ ईस्ट, असम, इधर से भी आते हैं। तो यस, मैंने ट्रीटमेंट करवाया है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर से। लेकिन एस्टर RV हॉस्पिटल में मेरा डायग्नोज हुआ था TB, एस्टर RV हॉस्पिटल बैंगलोर, वो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरा TB जो है डायग्नोज हुआ था। क्योंकि मुझे उससे पहले जब 2020 दिसंबर में मैं बीमार हुई थी, मैं बेहोश थी, मैं किसी को पहचान नहीं रही थी, और मुझे बैंगलोर में एक से दूसरे हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में 10 दिन रखा, फिर दूसरे हॉस्पिटल में 10 दिन रखा, वैसे कर रहे थे, लेकिन मेरी बीमारी का पता नहीं लग रहा था। तो मैं मणिपाल में भी थी 4-5 दिन के लिए। उसके बाद जब मुझे एस्टर RV हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे मेरा TB डायग्नोज हुआ था। तो एस्टर में मैं 20-30 दिन रहने के बाद में फिर मैं सेंट जॉन्स शिफ्ट हुई थी। तो मैंने ट्रीटमेंट लिया है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर से। और फ्रेंड्स, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैंने हर तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखे हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे भी हैं जहाँ पे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे भी है जहाँ पे पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिर्फ बिल बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर मुझे सही टाइम पे एस्टर हॉस्पिटल नहीं ले जाते तो शायद मैं नहीं रहती आज, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, और उससे पहले वाला एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। और वैसे ही मैं गवर्नमेंट
हॉस्पिटल्स भी गई हूँ। मैं बचपन से ही बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं स्कूल टाइम से ही मुझे बहुत सारी बीमारियाँ हुई है, छोटी-छोटी, डेंगू, मलेरिया ये सब। तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी एडमिट हुई हूँ, कहीं पे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, कहीं पे मेरा ख़राब एक्सपीरियंस था। तो अगर आप एक लंग्स टीबी के पेशेंट हैं और लंग्स टीबी के पेशेंट हैं तो गवर्नमेंट में आपको ट्रीटमेंट प्लस डॉक्टर सब कुछ फ्री होता है, तो आप डॉक्टर से गवर्नमेंट से करा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के पेशेंट हैं, प्राइवेट या जो है ब्रेन टीबी, स्पाइन टीबी के पेशेंट हैं, तो कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, या फिर अगर एमआरआई, सीटी, ईईजी ये सब की फैसिलिटी अगर आपको मिलती भी है तो आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ता है अपने टर्न के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। और अगर आपका पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, आईसीयू में रखने की ज़रूरत है, तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पे अटेंशन जो है ज़्यादा मिलती है, डॉक्टर्स वो इमरजेंसी में भी आके देखते हैं। बाकी प्राइवेट और गवर्नमेंट वो आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टीबी का ट्रीटमेंट फ्री में होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जो भी बचे हुए क्वेश्चंस है वो दूसरा पार्ट में आएगा, एंड आई होप आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिला होगा एंड ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।